विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार। दिवंगत आत्माओं के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी नोकझोंक। बैंकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 का हो रहा विरोध। निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी। गुरुग्राम में नहीं थम रहा खुले में नमाज पर बवाल। हिंदू संगठनों पर लगे आरोप। नमाज पढ़ने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाने का बनाया दबाव। चरखी दादरी के होटल में पुलिस ने मारी रेड। सेक्स रैकेट चलने की शिकायत पर छापेमारी। पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। बहादुरगढ़ में लाइन पार थाना प्रभारी अशोक दहिया सस्पेंड। जब्त किए गए चोरी के 2 करोड़ की थी हेराफेरी। ड्यूटी पर तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। स्वागत है आपका कालका से समाल का हमारे खास प्रोग्राम में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आज से विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सत्र पहले 3 दिन के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद सत्र की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी गई है। अब सत्र 4 दिन यानी 22 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि बिजनेस नेताओं के पास सवाल होंगे तो सत्र की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। सभी को समय दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सदन में मौजूद सभी विधायकों का ये अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें और मजबूत तरीके से रखें, लेकिन वो सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखें। शोर मचाकर या अनुशासनहीनता कर किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अगर मुद्दों पर चर्चा करनी है तो शांतिपूर्वक सदन की गरिमा बनाए हुए करनी चाहिए, तभी सत्र की सार्थकता को पूरा किया जा सकता है, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, ये सत्र आज दोपहर 2 बजे जो है शुरू होने जा रहा है। सरकार की जो प्रपोजल थी, जो उन्होंने प्रस्ताव किया था, वो 3 दिन सत्र चलाने का था, लेकिन कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि ये सत्र 1 दिन और बढ़ाया जाए। तो इसलिए हमने अब ये सत्र जो है वो 22 तारीख तक चलेगा। जहाँ तक प्रश्न है हमारे बिजनेस का, बिजनेस के अनुसार मैं समझता हूँ कि 4 दिन का पर्याप्त समय है, और अगर हमें आवश्यकता होगी तो अगर सदन की अनुमति होगी, सदन की सेंस के अनुसार हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बिजनेस होना चाहिए, कार्य होना चाहिए कार्यसूची के अंदर। सर, अनुशासन व्यवस्था को लेकर आप काफी गंभीर रहते हैं सत्र के अंदर, लेकिन जो कई विपक्षी नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को घेरने की या हल्ला करने की सदन के अंदर, तो किस तरह से अनुशासन व्यवस्था जो वो बनाए रखी है? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी अपने विपक्ष के साथियों से और सत्ता पक्ष के साथियों से ये अपील करूंगा कि वो सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखें। सदन जो एक चर्चा का स्थान है, मुद्दों के ऊपर सार्थक चर्चा अवश्य होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि जो सदन को कार्यवाही को रोकना वो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। एक विपक्ष के नाते उनको अपनी बात कहने का, जोरदार ढंग से कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन के नियम कानून और मर्यादा और गरिमा के साथ उनको ये कार्य करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है कि कितने प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, तारांकित, गैर तारांकित, कितने सवाल आएंगे? देखिए, अभी तक हमारे पास 273 तारांकित प्रश्न आए हैं, 163 गैर तारांकित प्रश्न हैं, 6 हमारे पास सरकारी बिल हैं जो सरकार की तरफ से आए हैं, और 33 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन ये आए हैं, और 2 जो हैं एडजर्नमेंट मोशन आए हैं। इन सभी चीजों के ऊपर हम नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए सदन। आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है, जहां सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े गए और सदस्यों ने सदन में 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की।
वहीं सीएम मनोहर लाल ने सदन में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के शोक प्रस्ताव पढ़े। साथ ही शोक स्तब्ध परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्होंने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और विधानसभा सदन में दी गई श्रद्धांजलि और शोक प्रस्तावों को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सदन भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। जनरल बिपिन रावत ने देश की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्र तथा सेना के प्रति समर्पण भावना तथा प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। ये सदन इस दुर्घटना में शहीद हुए पंचकुला जिले से ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर के अलावा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप अरक्कल, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार तथा लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है। शुक्रवार से विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। वहीं हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। बता दें कि कांग्रेस लगातार नौकरी घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावार है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया और गठबंधन की सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर गठबंधन की सरकार पर हमलावर बना हुआ है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि यहाँ पे यूथ कांग्रेस के द्वारा बाकायदा विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है और लगातार जो है गठबंधन की सरकार को लेकर जो है वो तमाम तरह के हथकंडे जो है विपक्ष द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से जो HPSC भर्ती फर्जीवाड़ा है उसको लेकर जो है सरकार को घेरा जा सके। तो ये तस्वीरें हैं इस समय हरियाणा विधानसभा के ठीक बाहर की, जहाँ पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में इस समय जो है घेराव करने के प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहाँ पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जो है वो बाकायदा गठबंधन की सरकार को लेकर सरकार पर भर्ती फर्जीवाड़े मामले को लेकर जो है वो लगातार तरह तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं विधानसभा के बाहर की, जहाँ पर इस तरह के हालात जो है वो इस समय बने हुए हैं। यूथ कांग्रेस के द्वारा लगातार जो है वो गठबंधन की सरकार को भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर घेरा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा सत्र के बाहर की, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीर लगाकर जो है और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीर लगाकर जो है वो इनका विरोध किया जा रहा है। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजभवन में एक शाम शहीदों के नाम समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विजय दिवस कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया और पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित कर कहा कि सन 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर बांग्लादेश को आजाद करवाने वाले वीर सपूतों के अदम्य साहस को भारत कभी नहीं भूलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी देश और प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
जहां केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, वहीं हरियाणा सरकार ने भी सैनिकों को कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हरियाणा में सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अलग से विभाग का गठन किया है। विभाग के माध्यम अनेक योजनाएं लागू की गई है। 75 साल की आजादी में जो रोल हमारे सैनिकों का रहा है, उस रोल को देखते हुए आज दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी हमारे देश के आगे अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। और प्रदेश की जब बात करें तो हरियाणा के योगदान को भी हम कभी नहीं भुला सकते कि आज के दिन भी हर 10वां सैनिक भारतीय फौज का हमारे प्रदेश। किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी अपने घर लौट गए हैं, जहां गांववासी गुरनाम सिंह का भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान चड़ूनी ने कहा कि दिल्ली तो फतेह हो गया, अब पंजाब की बारी है। साथ ही कहा कि ये जीत उन किसानों की है जो इस लड़ाई में शहीद हो गए। ये लड़ाई उन महिलाओं की बदौलत जीती गई जो सड़कों पर बैठी रहीं। इसके अलावा गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि मैं सभी को धन्यवाद करता हूं जो आज मेरे स्वागत के लिए यहां पहुंचे हैं। जो जीत का सेहरा है ये हमारे शहीदों की सिर जाता है, जो 750 शहीद धरनों पे बैठे हो गए हैं। और जो सबसे पहला शहीद था बाबा राम सिंह जी, उसका भी आज बरसी है। और उन लोगों की सिर इस जीत का सेहरा है जो लगातार सड़कों पे बैठे रहे हैं। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे लगातार जो सड़कों पे बैठे रहे। 2 डिग्री टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर पे, तूफानों में 3 बार वहाँ से तंबू उड़ गए और बारिश में भी वहाँ पे से लोग नहीं हिले। उनकी कुर्बानियों का सदका है। चंडीगढ़ में फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार के आंखों के नीचे इस तरह नौकरियों की बोलियां लगाई जा रही हैं। सर्विस कमीशन के लोग रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। जब सरकार की आंखों के नीचे इस तरीके से नौकरियों की बोली लगेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी पैसे देते हुए पकड़े जाएंगे। एक तरफ हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, खर्ची नहीं चल रही, पर्ची नहीं चल रही, जबकि मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ और बहुत आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैंने विधानसभा में मसला उठाया था डबुआ मंडी, सब्जी मंडी के अंदर फल वितरण घोटाले का। मैंने कहा सरकार कहती है खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा अगर जो सरकार कह दे खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुद्दा आप उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे साहब, उठाई नहीं है हमारी पार्टी ने। इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन भी लगाया है, काम लोगों को प्रस्ताव भी लगाया है। 0 ओवर में भी बात करेंगे इसके ऊपर कि साहब ये तो नौकरी है जो गरीबों को फड़े लौट होने होते हैं, विधवाओं को मिलने होते हैं, रेडी वालों को मिलने होते हैं। वो फड़ पता है इस सरकार में किसके नाम में लौट हो रहे हैं? जो सीएम विंडो में एमिनेंट पर्सन है उनके नाम पर ये फड़े लौट हो रहे हैं। एनएलओ यूथ इकाई और छात्र इकाई ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि एचपीएससी नौकरी घोटाले की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग को लेकर सौंपा है। वहीं कर्ण चौटाला ने कहा कि राज्यपाल ने सिटिंग जज से जांच करवाने का आश्वासन दिया है। खुद मुख्यमंत्री को भी अपनी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। जी देखिए, जो सारा घोटाला था एचपीएससी के, जिस प्रकार दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए और फिर सीएम साहब कहते हैं कि नहीं ये तो घर में पकड़े गए थे, और इस बात के ऊपर हम इंक्वायरी की मांग करने आए थे और गवर्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इंक्वायरी करवाएंगे सिटिंग जज से। और ये कोई छोटा मैटर नहीं है, मैंने उनके संज्ञान में लेके आया इस बात को कि किस प्रकार ये आज
पूरे यूथ का, पूरे स्टेट के नौजवानों के भविष्य का सवाल है, तो उन्होंने इस बात को बेखूबी समझा भी और वो इस बात पे मानते भी हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इंक्वायरी कराएंगे। किस प्रकार 28 से ज़्यादा पेपर कैंसिल हुए हैं और हाल ही में जिस प्रकार अभी एक आदमी पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था जो कि लगातार बड़ौदा चुनाव में भी दिखाई दिया, उसने भी ये बात कही कि हजारों से ऊपर नौकरियां तो मैंने दिलवाई हैं पैसे लेकर के। ये मैटर भी आपके सामने आया है, उसकी फोटोज आई हैं, फोटोज लीक हुई हैं कि किस प्रकार वो मुख्यमंत्री महोदय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है, किस प्रकार वो पूरे बड़ौदा चुनाव में घूमा। हालांकि वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था, फिर भी ऑन ड्यूटी होकर के वो किस प्रकार वहां पे आकर के चुनाव में उसने प्रचार किया बीजेपी का। तो एक बड़ा मैटर है और एक गंभीर मैटर है, तो इसके ऊपर हम गवर्नर साहब से मिलने आए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे केंद्र सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने हेतु बिल पेश करने जा रही है। इस बिल का विरोध करने हेतु यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने समस्त भारतवर्ष में इस बिल और निजीकरण के खिलाफ देश भर में 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आज दूसरे दिन अंबाला छावनी में भी सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंक ऑफ इंडिया राय मार्केट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बैंक अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज कल भी हमारी हड़ताल थी देश भर के सभी बैंकों में और आज भी है। ये विरोध हमारा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो शीतकालीन सत्र में सरकार रखने जा रही है NDA 2, उसके विरोध में है और हमारी मांग यही है कि उस बिल को वापस लिया जाए, इसको काला कानून वापस लिया जाए ताकि सबकी रोजी रोटी बच सके और देश के साथ धोखा ना हो। पूरे देश में आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। इसी कड़ी में करनाल में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते कामकाज भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि बैंक कर्मचारियों की यह हड़ताल निजीकरण को लेकर है। बैंक कर्मचारियों की माने तो अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण हो गया तो फिर स्कीम का फायदा आम जनता नहीं उठा पाएगी। ऐसे में देश के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी अपने 4000 करोड़ सैलरी कट करवाकर सड़क पर हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी इसी तरह से कोई कदम उठाया जा सकता है। करनाल के जिला सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया और सीएम मनोहर लाल से बातचीत न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर ने डीसी निशांत यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए लिखित में समय मांगा। इस दौरान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मधु शर्मा ने बताया कि गुरुवार को डीसी साहब से मीटिंग हुई थी और अब उसे रात को बात होगी, बातचीत करके टाइम दिलवाया जाएगा। वहीं जिला सचिव ब्रिजनेश राणा ने बताया कि हमें कुछ समस्या हो रही है, उनके समाधान के लिए सीएम मनोहर लाल, मंत्री कमलेश ढांड, विभाग के अधिकारी और यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक करें, हमारी मांगों को सुने और उन्हें पूरा करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। करनाल के जिला सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। पानीपत में अब फिर दोबारा से कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। कल भी पानीपत में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, तो वहीं आज पानीपत में यूके से लौटी 19 साल की युवती और उसके पिता कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिन दोनों को पानीपत के निजी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को ओमिक्रॉन के संदिग्ध मानते हुए दोनों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। वहीं युवती के बाकी परिवार की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। बता दें कि पानीपत में अब कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या 3 हो गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के हिस्ट्री को खंगाल रहा है और उनके सैंपल ले रहा है।
कुरुक्षेत्र के ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में 23 दिसंबर को 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गुरु ब्रह्मानंद ट्रस्ट एवं वैदिक संग्रहालय के अध्यक्ष मैत्री आनंद ने कहा कि जगत गुरु ब्रह्मानंद जी हर वर्ष जयंती 23 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार 19 तारीख से लेकर 23 दिसंबर तक भव्य कार्यक्रम गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरु ब्रह्मानंद जयंती 19 दिसंबर को नारी चेतना उत्सव, 20 दिसंबर को बाल चेतना उत्सव, 21 दिसंबर को वृद्ध चेतना उत्सव और 22 दिसंबर को सैनिक चेतना उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। साथ ही कहा कि 23 दिसंबर जन्मोत्सव दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 24 दिसंबर को भी गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंबाला में बिना दुकान या निर्माण टाइटल के सोनिया कॉलोनी में नकली शैम्पू तैयार किए जा रहे थे, जहां पर फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी मिली और औषधि नियंत्रक मनमोहन तनेजा के निर्देशानुसार छापेमारी की गई और मौके पर 5 लाख का फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल बरामद किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में यमुना घाट पर महोत्सव मनाया गया। सिंचाई विभाग की ओर से नदियों को बचाने के लिए महोत्सव मनाया। इस मौके पर यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर श्रम दान कर नदियों को बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विभाग के अधीक्षक अभियंता रवि शंकर मित्तल, विनोद कुमार समेत अधिकारी और कर्मचारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। आज नदियों के महत्व को आज का समाज अपनी जो सोच है, भौतिकतावादी सोच के कारण, भोगवादी सोच के कारण भूलता जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने रिवर आर आवर लाइफ लाइन ये संदेश देते हुए सिंचाई विभाग को, नगर निगम को और समाज के सामान्य लोगों को और एनजीओ को ये संदेश देने का एक सफल प्रयास किया है कि नदियों की सफाई बनाए रखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज इस नदियों के उत्सव में हमने जो संकल्प लिया है, वो नदी हो, तालाब हो या पानी का कोई अन्य स्रोत हो, उसको मैं किसी भी प्रकार से कूड़ा करकट नहीं डालूंगा। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे विभिन्न गांवों में प्राचीन सिक्के और दूसरे कीमती सामान का मिलना लगातार जारी है। कुछ दिन पहले जहां संधाया गांव में कुछ सिक्के मिले, तो आज फिर से प्राचीन सिक्के और मूर्तियां एवं अन्य सामान मिला, जिसे वासियों ने सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच को सौंपा है। चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि सरस्वती का इतिहास बहुत पुराना है। सरस्वती नदी इसी इलाके से होकर गुजरती थी और अब संधाया गांव सहित अन्य इलाकों से मिलने वाले सिक्के एवं प्राचीन वस्तुओं से साबित होता है कि कितनी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उपायुक्त को लिखा गया है कि वह इस इलाके को प्रोटेक्ट करें और लोगों से भी अपील की गई है कि इस इलाके से जो भी सामान मिलता है उसे सरकार को सौंप दे, ताकि सरस्वती म्यूजियम में उसे शामिल किया जा सके। ये संधाया गांव है, बिलासपुर से थोड़ा कपाल मोचन की साइड में हम बात करें, जो शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय दर्शनलाल जैन जी का सपना रहा कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी और आगे भी हम सरस्वती को दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे। उसको लेकर हमारी जो खोज करते करते हम संधाया गांव में, ये बलविंदर जी हमारे साथ हैं बल्कि, तो वहां पर जाकर देखा कि बहुत प्राचीन एक तरह से वहाँ साइट है और आर्कियोलॉजी की टीम हमारे साथ पीछे आई थी, डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी वो साइट देखी है और उसमें बहुत प्राचीन सिक्के ये मिले हैं
तो माना यह जाता है कि ये कुषाण काल के करीब करीब दौरान के ये सिक्के हैं। और अभी हमने इनको टेस्टिंग के लिए, जो एक्चुअल टेस्टिंग जो रिपोर्ट है वो एक लेबोरेटरी के बाद ही आएगी, वहां पर हमने भेज दिए हैं। और ना केवल वहां हमें सिक्के मिले हैं, बल्कि बहुत पुराने मुरिद भांड जिनको बोलते हैं, कुछ मटके टाइप जिनको बोलते हैं, चक्की मिली है। करनाल धान रोड पर बस में टिकट को लेकर छात्र और परिचालक में विवाद हो गया। बता दें कि परिचालक ने एक छात्र को बस से नीचे फेंक दिया। उसके बाद छात्र और परिचालक में कहासुनी हो गई। चालक बस को लेकर रामनगर थाने में पहुंच गया। वहां पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत पुलिस को दे दी। इस दौरान सरकार से भी गुहार लगाई, छात्रों का थोड़ा ध्यान रखा जाए और उनके लिए सफर पर बस चलाई जाए ताकि छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डेली अप डाउन करते तो टिकट भी लेनी पड़ेगी सर। हमें भी पता है ना क्या रूल है क्या नहीं है। तो ये तो सोचते हैं भाई गुंडागर्दी है ऐसे। आपको नहीं लगता कि ऊपर बैठ के जाएंगे तो फिर जान का खतरा बनेगा? जान का खतरा तो है सर, इसलिए तो सरकार को सोचना चाहिए ना सर, एक दो बस एक्स्ट्रा लगवाए। सभी बस ऐसी आती है इस रूट की सर इतनी बस है, वो है ना सवारियाँ। आप ना एक बार में भी 4 लगाए ना, तब भी ऐसी जगह पाएगी सर। बैठने की जगह नहीं है, 50 बंदे बैठे होंगे, बाकी तो 150 बंदे ऐसे ही खड़े हैं सर। और बाकी तो आधे से रामनगर से चले गए सर ऑटो में जिसको। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में कालका से समालका में बस इतना ही। बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।